दोस्तों देखिए परिभाषा जो है ना, आपको पिछले साल के क्वेश्चन देखिए 2022 का क्वेश्चन, उसमें भी आपको जो 15 जो है ना आपको परिभाषा पूछा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देख लीजिए, जब गिनिएगा आप तो 15-30 प्रश्न में से 15-15 जो है ना आपको परिभाषा पूछा हुआ था, एकदम छोटा-छोटा, समझे। अब 5 मार्क्स में आपको परिभाषा नहीं पूछा था, एक में आ गया था व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट और हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, और बाकी बात रहा इसमें हम आपको जितना पूरा चैप्टर में आपको जो परिभाषा है वही हम बताएंगे, जो कि पूछता है आपको पूरे बुक में, पूरे संपूर्ण बुक में, समझे, वही हम बताने वाले हैं। अकाउंट का देख लीजिए 2022 में आपको 15 प्रश्न पूछा हुआ था परिभाषा, याद रखिएगा हमेशा। और इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से हम बताएंगे। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में अगर परिभाषा भी याद कर लिए ना पूरा, तो आपको 30 में 30 मार्क्स ले आ सकते हैं, क्योंकि 30 प्रश्न में से बोलता है सिर्फ और सिर्फ 15 का जवाब देने के लिए। अब 15 में से आपको परिभाषा ही आ जाएगा 15 का। परिभाषा भी अगर याद कर लीजिएगा, पूरा कमांड कर लीजिएगा, तो आपको 30 में 30 मार्क्स आ जाएगा। सिर्फ कैसे लिखिएगा वो हम बताएंगे आपको। पहला देखिए परिभाषा आएगा, एनपीओ क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछते रहते, वही हम बताएंगे जो रिपीटेड है। ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा संस्था जिसका मकसद कमाना नहीं होता है, तब समाज का सेवा करना होता है, उसी को गैर लाभकारी संस्था बोला जाता है। पहला तो परिभाषा याद कर लीजिएगा ये, और दूसरा आप कर लीजिएगा क्या, वो देखिए आपको सब्सक्रिप्शन क्या है, जिसको चंदा बोला जाता है, आपके बुक में कुछ और हो सकता है, चंदा ही बोला जाता है उसको। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इट इज एन अमाउंट गेटिंग एनपीओ फ्रॉम इट्स मेंबर। अब आप पूछिएगा अच्छा इतना ही लिखेंगे तो 2 मार्क्स दे देगा, नहीं देगा। अगर ये एनपीओ लिख रहे हैं तो एनपीओ के साथ इसका एग्जाम्पल भी लिखिएगा, याद रखिएगा। एनपीओ के साथ, गैर लाभकारी संस्था के साथ आप उसका जो है ना आपको एग्जाम्पल भी लिखिएगा, तभी 2 मार्क्स मिल सकता है। और जैसे कि सब्सक्रिप्शन हम लिखे, लेकिन इसका छोटा सा दिख रहा है हमको, बहुत छोटा सा लिखे हुए हैं, तो उसमें क्या करिएगा, वैसे नंबर तो दे देगा, लेकिन आपको क्या करना है कि 100% श्योर होइएगा कि 2 में 2 देगा कि नहीं। इसमें 1 नंबर काट, आधा नंबर काट सकता है, 1.5 नंबर दे सकता है, 1.5 नंबर दे देगा। आप बोल भी नहीं सकते क्यों, क्योंकि इतना कम लिखे हैं। तो आप क्या लिख दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन क्या है वो, ये आपको कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है कि आपको ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन इज एन रेवेन्यू रिसिप्ट, पहला पॉइंट ये दे दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का परिभाषा, चंदा क्या होता है, यह एक तरह का राशि होता है जो गैर लाभकारी संस्था अपने सदस्यों से लेता है, समझे। तो याद रखिएगा कि ये लिख दीजिएगा, इट इज एन अमाउंट गेटिंग एनपीओ फ्रॉम इट्स मेंबर। उसके साथ पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट में आप लिख दीजिएगा क्या, कि इट इज एन रेवेन्यू रिसिप्ट, यह जो है ना आपको रेवेन्यू रिसिप्ट है, याद रखिएगा। अगर छोटा सा है तो ऐसे करके लिखिएगा, परिभाषा में 2 में 2 मार्क्स दे देगा आपको, याद रखिएगा। तीसरा परिभाषा देखिए आपको, डोनेशन क्या हो, इसी तरह से आप सब लिखिएगा। डोनेशन क्या होता है, तो इट इज एन अमाउंट गेटिंग एनपीओ फ्रॉम इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी बाय अ वे ऑफ गिफ्ट। डोनेशन मतलब होता है दान, डोनेशन मतलब होता है दान, जब आप नहीं समझ दान करना जो होता है, तो यह एक तरह का राशि होता है दान, जो भेंट के रूप में व्यक्तिगत, कंपनी या संस्था से प्राप्त होता है, समझे। कोई व्यक्तिगत दे सकता है, कोई संस्था दे सकता है, कोई कंपनी दे सकता है, तो उसी को बोला जाता है डोनेशन। व्यक्तिगत मतलब क्या, आप हम जैसे लोग। ग्रांट्स क्या होता है, जिसका हिंदी में होता है अनुदान, याद कर लीजिएगा। इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये ऐसा राशि है जो सरकार के द्वारा जब मिलेगा ना कुछ राशि, तो उसको हम अलग से नाम देंगे, जिसका नाम है ग्रांट्स। अब पब्लिक सब देगा उसको हम बोलेंगे डोनेशन दिया, सब्सक्रिप्शन दिया। लेकिन जब सरकार देगा हमको पैसा किसी खास काम के लिए, तो उसको हम अलग से नाम देंगे, जिसका नाम होगा ग्रांट्स। फिर आएगा लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, वसीयत जिसको बोला जाता है। परिभाषा पढ़ लीजिए, जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो वो क्या कहता है कि देखो मेरे पास बेटा भी नहीं है ना बेटी है, ऐसा करते मेरा जो जमीन है ना वो आप एक ट्रस्ट के नाम चले जाएगा। कोई भी स्कूल बना दीजिएगा, वृद्धाश्रम बना दीजिएगा, मतलब उस टाइप से लिख देता है। तो व्यक्ति जो मरता है उसके अनुसार उसका जमीन जायदाद पैसा जो भी रहता है किसी के उत्तराधिकारी को जाता है, उसी को बोला जाता है लेगेसी, वसीयत। इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जब आदमी मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, उससे पहले वो साइन कर देते रहता है कि मेरे मरने के बाद ये जमीन क्रिस कन्हैया के नाम चले जाएगा, ट्रस्ट के नाम चले जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर में इंडोमेंट फंड क्या होता है, देखिए जिसको अक्षय बोल सकते हैं, बंदोबस्ती निधि जिसको बोला जाता है, आपके बुक में दूसरा शब्द हो सकता है। इंडोमेंट फंड क्या होता है भाई, ये देखिए आपको, देखिए आपको, इट इज अ फंड विच प्रोवाइड परमानेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट फॉर एनी पर्सन या इंस्टीट्यूट। मान लीजिए परमानेंट सपोर्ट दे दिया किसी को, किसी संस्था, किसी व्यक्ति को, उस किसी खास काम के लिए, उसी को बोला जाता है इंडोमेंट फंड, जिसको हम अक्षय या बंदोबस्ती निधि बोलते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को अस्थायी साधन प्रदान करता है, अस्थायी फिक्स साधन जो प्राप्त करता है उसी को इंडोमेंट फंड बोलता है।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है वो आप समझिए। ज़्यादातर तो एनपीओ से पूछते रहता परिभाषा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिभाषा कहीं से पूछा जाता है एनपीओ से। रट जाइए परिभाषा उसका एनपीओ का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या होता है, जिसको प्राप्ति और भुगतान खाता बोला जाता है। तो ये रोकड़ बही का सारांश है। सभी नगद प्राप्ति को प्राप्त पक्ष में, सभी नगद भुगतान को भुगतान पक्ष में दर्ज करते हैं। तब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो रिसिप्ट जितना भी होगा वो हम आपको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, अब पेमेंट जितना भी होगा वो हम आपको डेबिट साइड में दिखाएंगे, याद रखिएगा। अब आप नेक्स्ट आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है ये याद रखिएगा, जिसको हिंदी में आय और व्यय खाता बोला जाता है। यह एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट को, जिसके लाभ और हानि की जो कि जो है ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह दिखते रहता है, एकदम सेम बोल सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह दिखते रहता है आपको। कौन? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह दिखते रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम कहाँ पढ़े हैं 11th में, याद करिए। इट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो भी लाभ है या जो भी हमारा खर्चा है उसका जो है ना आपको सारांश उसमें दिखता है आपको, किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद करिए, ठीक है। याद करने का मकसद यही नहीं जो आप यही याद करिएगा। अगर मान लीजिए आपका मॉडल पेपर में याद हुआ होगा या आपके टीचर लिखाए होंगे, अगर आपको वो याद है तो आप ये याद नहीं करिएगा, टाइम क्यों वेस्ट करिएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको आता है कि नहीं, याद है कि नहीं। फिर आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब लिखने लिखिएगा ना तो लिख दीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। परिभाषा लिखनी चाहिए, परिभाषा पूछता ही है। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीड टू कैरी लीगल बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। साझेदारी, भारतीय साझेदारी क्या होता है? जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस मतलब लीगल कानूनी बिजनेस को, सोनो दारू बिहार में हम चालू कर देंगे 2 आदमी मिलके, तो वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, नहीं चलेगा भाई, बंद है। और प्रॉफिट को या लॉस को हम जो बांटते हैं उसी को बोला जाता है, 2 आदमी या 2 से अधिक के बीच जो बांटते हैं उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप, साझेदारी। हिंदी में आप देख लीजिए। देखिए अब कोई ये याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके टीचर याद किए होंगे या टीचर दिए होंगे वो याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। गुडविल क्या बोलते, किसको बोला, जिसको ख्याति बोला जाता है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के वैल्यू को बढ़ा देता है उसी को बोला जाता है ख्याति। सुपर प्रॉफिट, व्हेन एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जब एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो उसी को तब क्या निकालता है हमारा? सुपर प्रॉफिट। जिसको आपके बुक में अधिक लाभ भी हो सकता है, उत्कृष्ट प्राप्ति भी हो सकता है, या भव्य लाभ भी लिखा रह सकता है आपके बुक में। देखिए आप इसमें से कुछ भी लिखा रह सकता है, या क्वेश्चन में इसका अर्थ है होता है कि अधिक लाभ। नाम से पता चलता अधिक लाभ मतलब क्या? नॉर्मल लाभ से ज़्यादा, वही उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। गेनिंग रेशियो किसको बोला जाता है? जिसको लाभ अनुपात बोला जाता है। देख लीजिए आपको, जब प्रॉफिट में हमारा रेशियो बढ़ जाएगा उसी को बोलेंगे गेनिंग रेशियो। व्हेन पार्टनर शेयर या पार्टनर रेशियो इंक्रीज इन प्रॉफिट। पार्टनर शेयर दीजिए या पार्टनर रेशियो जब बढ़ जाता है उसी को बोला जाता है गेनिंग रेशियो। जब साझेदार का अंश लाभ में बढ़ जाता है तो उसी अनुपात को लाभ अनुपात कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसी का उल्टा, जिसका आप हिंदी बोलते हैं त्याग अनुपात। जब साझेदार का अंश लाभ में से घट जाता है उसी अनुपात को हम त्याग अनुपात कहते हैं। गेनिंग पार्टनर किसको बोला जाता है ये समझिए, जिसको लाभ साझेदार भी बोला जाता है या लाभकारी साझेदार। गेनिंग पार्टनर किसको बोला जाता है? जिसका जो प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाएगा, अंश बढ़ जाएगा, जिसका अंश जो है ना आपको प्रॉफिट मतलब कि लाभ में बढ़ जाएगा, जिसका लाभ में बढ़ जाता है जिसका लाभ में शेयर मतलब अंश बढ़ जाता है उसी को बोला जाता है गेनिंग पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको बोला जाता है ये देखिए, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ विभाजन अनुपात किसको बोला जाता है? जब जो है ना आपको इन विच ऑल पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड कर दीजिएगा, ऑल पार्टनर के बाद इसे आप घेरिएगा, उसके बाद लिखिएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। यहाँ पे छूट गया है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि नया पार्टनर मान लीजिए आपके बिजनेस में आया और उसके बाद जो हम शेयर करेंगे ना, फिर से जो अपना रेशियो बनाएंगे कि देखो नया बंदा आया है तो उसको भी 5% मिलना चाहिए, हमको भी 5%, तुमको 20%, तुमको 30%, ये जो भी शेयर बांटेंगे उसके बाद जो
भी हमारा शेयर बनेगा ना, आपको रेशियो बनेगा, उसी को बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया बंदा मेरे बिजनेस में आता है उसके बाद जो बनता है आपको कि इस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो को, उसी को बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जब आप अब हम प्रॉफिट होगा तो हम तुमको 50 रुपया देंगे, 100 रुपया में तुमको 30 रुपया, तुमको 20 रुपया देंगे, उसी को बोला जाता है नया लाभ विभाजन अनुपात। समझे? जिस अनुपात में सभी साझेदार लाभ और हानि को बांटता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको बोला जाता है? जिसका नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू नो अबाउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है। यह खाता संपत्ति के मूल्यांकन तथा दायित्व के निर्धारण को पता कर लगाने के लिए बनाया जाता है। देखिए आपको हिंदी में होता है, प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है, जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ है, उसी को बताने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसी का नाम होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। अंतिम देखिए आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस। इट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए फर्म के विघटन पर हमारा संपत्ति कहाँ जाएगा और दायित्व कहाँ जाएगा। फर्म के विघटन मतलब क्या, फर्म पूरी तरह से बंद हो गया, उस टाइम में हमारा एसेट कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, आपको लायबिलिटी मतलब दायित्व किसके पास जाएगा, उसको बताने के लिए जो हम आप खाता बनाते हैं उसी को बुलाते हैं वसूली खाता। बात समझे? यहाँ तक आप कम से कम 17 जो है ना आप यहाँ तक बना लीजिएगा। कंपनी का कल होगा तो हम बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कंपनी चैप्टर का हमको परिभाषा पूरा चाहिए तो हम कल इसका बताएंगे वीडियो। समझे? चलिए, थैंक यू सो मच।